नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका गौरव ज्ञान एकेडमी पर आपकी अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। आज है 24 अक्टूबर और दिन शुक्रवार। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए। खाद्य एवं कृषि संगठन की ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत का दुनिया में वन क्षेत्र के मामले में कौन सा स्थान है? राइट आंसर है नवा स्थान। ठीक है, प्रत्येक 5 वर्ष में ये रिपोर्ट आती है, इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 5 वर्ष पर ये रिपोर्ट जारी की जाती है। ठीक है, तो आपको रिपोर्ट का नाम भी ध्यान रखना है, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट। ठीक है, ये रिपोर्ट आपको ध्यान रखना है। 5 वर्ष में रिपोर्ट जारी की जाती है। जो इससे पहले भारत का स्थान था वो 10वां स्थान था। ठीक है, इससे पहले 10वां स्थान था, लेकिन अभी सुधार हुआ है और भारत प्रेजेंट टाइम में 9वें स्थान पर है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, टॉप 10 में आ चुका है भारत। नेक्स्ट देखिए, अगर हम भारत के वन क्षेत्र की बात करें, टोटल वन क्षेत्र की बात करें, तो वो है 7.27 करोड़ हेक्टेयर। ठीक है, करोड़ हेक्टेयर वन है, जो कि टोटल अगर विश्व की बात की जाए तो वो 2% है। विश्व का 2% भारत का वन क्षेत्र है। इसके अलावा आप देखिए, इसके साथ ही साथ आप देखिए, अगर हम टोटल भारत के धरती की बात करें कि भारत में कितना एरिया कवर करता है आपका फॉरेस्ट, तो वो आपका कवर करता है 24%। ठीक है, 24% एरिया भारत का कवर होता है वन क्षेत्र से, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे ही फैक्ट देखिए। एक तो ये नंबर आपको ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आ जाइए अब आगे देखते हैं। देखिए, अगर टॉप 10 में भारत है तो पहले पोजीशन पर कौन है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। जो विश्व के 5 देश हैं, वो विश्व के जो टॉप पर 5 देश हैं, वो टोटल 50% वन वहीं पर पाए जाते हैं। ठीक है, 50% वन क्षेत्र इन्हीं 5 देशों में पाया जाता है। तो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले देखिए ये है रूस। ठीक है, रूस है पहले नंबर पर। उसके बाद है कनाडा। ठीक है, उसके बाद है ब्राज़ील। उसके बाद है आपका ब्राज़ील। ब्राज़ील के बाद आ जाएगा कनाडा। ब्राज़ील, उसके बाद आ जाएगा कनाडा। फिर उसके बाद आपका आएगा यूएसए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। और लास्ट में 5th पोजीशन पर आपका आ गया चीन। देखिए, 5 देश जरूर याद करिए, क्योंकि कई बार 5 देश क्रम से पूछ लिए जाते हैं, तो ये 5 आपको क्रम से इम्पॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, याद करके रखिए। और देखिए, अगर एशिया में बात करी जाए तो भारत से ऊपर 2 देश हैं। एक तो देखिए चाइना 5वें स्थान पर हो गया, चीन 5वें स्थान पर है, और उसके बाद आपका हो गया इंडोनेशिया, जो कि आपका है 8वें स्थान पर। ठीक है, 8वें स्थान पर इंडोनेशिया। तो एशिया में 2 देश ऊपर हो गए। इसके साथ ही साथ आप देखिए, अगर बांस के मामले में बात की जाए, बांस के मामले में भारत बांस वन के मामले में, देखिए बांस वन के मामले में विश्व में पहले स्थान पर है। ठीक है, इसी रिपोर्ट में ये सारे फैक्ट्स हैं, विश्व में पहले स्थान पर है, तो ये भी आप देखिए पहले स्थान पर। और जो ये वन है बांस का, वो आपका है 1.18 करोड़ हेक्टेयर भारत में बांस वन पाए जाते हैं, तो ये हो गया। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर रबड़ उत्पादन में बात की जाए, रबड़ उत्पादन में, तो भारत का विश्व में 5वां स्थान है रबड़ उत्पादन में। और पहले स्थान पर ज्ञानवीरों कौन है, तो पहले स्थान पर है थाईलैंड। ठीक है, और पहले स्थान पर थाईलैंड है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और इस रिपोर्ट में इतनी सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, एक चीज़ और है, इस रिपोर्ट के अनुसार जो वन एरिया है, वन क्षेत्र है, वो सबसे ज़्यादा एशिया में बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, प्रतिवर्ष एशिया में बढ़ोतरी हुई है, जबकि एशिया में बढ़ोतरी हुई है। अगर जबकि बात की जाए तो अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका। ठीक है,
है। दक्षिण अमेरिका में इसमें लगातार क्षय होता जा रहा है, लगातार डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। तो इतनी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ज्ञानवीरों, इसको आपको ध्यान रखना है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ठीक है, निश्चित ये एग्जाम में आएगा। तो FAO की रिपोर्ट के नाम सहित इतने सारे फैक्ट आपको पता होने चाहिए। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को हाल ही में कौन सा मानद सैन्य पद प्रदान किया गया है? राइट आंसर है लेफ्टिनेंट कर्नल, ठीक है, लेफ्टिनेंट कर्नल का पद प्रदान किया गया है। देखिए राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी, जनरल उपेंद्र द्विवेदी के द्वारा इस पद से उन्हें सम्मानित किया गया। देखिए सबसे पहले देखिए जेवलिन थ्रो के हम जानते हैं भाला फेंक प्रतियोगिता, भाला फेंक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था पहली बार। कब? तो वो जीता था 2020 में, ठीक है, 2020 में टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीत करके इतिहास रच दिया था, ठीक है। इसके बाद देखिए 2024 में अगर हम बात करें, 24 में इन्होंने जेवलिन थ्रो में पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता, ठीक है, पेरिस ओलंपिक में रजत पदक यहाँ पर जीता। और 2023 में अगर हम देखें तो 2023 में इन्होंने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक पुनः प्राप्त किया, ठीक है, स्वर्ण पदक पुनः प्राप्त किया। तो ये इनकी उपलब्धियां हैं। जेवलिन थ्रो में आप जानते हैं कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये हैं नीरज चोपड़ा, ये रहने वाले हैं आपके हरियाणा, ठीक है, हरियाणा पानीपत के रहने वाले हैं। तो ये भी ध्यान रखिए, हरियाणा पानीपत के रहने वाले हैं। और इन्हें सबसे पहले 2016 में सेना में नायब सूबेदार का पद दिया गया था, और अब इन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल का पद दिया गया है, ठीक है, लेफ्टिनेंट कर्नल का पद दिया गया है। तो यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में भारत ने किस देश के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों को 81 स्कूल बसें दान की हैं? राइट आंसर है यहाँ पर नेपाल। भारत के द्वारा नेपाल को ये सहायता दी गई है स्कूल बसों को। क्यों की दी गई है तो आपको पता होना चाहिए। अभी नेपाल में कोसी आपदा आई है, जिसके बाद भारत ने सहायता हेतु ये बसें दान की है नेपाल को। एक बड़े भाई की तरह छोटे भाई को मदद किया जाना, ऐसा ही कुछ है यहाँ पर। चलिए आगे देख लेते हैं नेपाल के बारे में और कुछ हम लोग फैक्ट। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको पता होगा सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला देश है नेपाल, ठीक है। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया, कितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर? तो 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाया। इसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है? हमें देखने को मिलता है जेन जी आंदोलन या जेन जेड आंदोलन। ऐसे युवा लोग जिनका जन्म 1998 से 2012 के मध्य हुआ, यानी कि सोशल मीडिया के दौर में हुआ, उन्हें जेन जी कहा गया, उन्हें जेन जी का नाम दिया गया। तो देखिए जेन जी आंदोलन हुआ। उसके बाद देखिए क्या हुआ यहाँ पर, तख्ता पलट हुआ, या सरकार केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा, ठीक है, शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। और 2026 में चुनाव की घोषणा की गई। इसके बाद क्या हुआ देखिए, चुनाव की घोषणा के बाद इसमें हमें देखने को मिला सुशीला कार्की प्रधानमंत्री या अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में चयनित हुई, ठीक है, प्रधानमंत्री के रूप में चयनित हुई। तो यहाँ तक हमें देखने को मिला। देखिए इसके साथ ही साथ नेपाल एक ऐसा देश है जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को, अभी हाल फिलहाल में ही समलैंगिक विवाह को अनुमति दी, ठीक है, समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला देश बना। वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया है, ठीक है, विवाह को अनुमति दी। और देखिए आगे एक फैक्ट भारत के संबंध में, भारत और नेपाल के संबंध में, जब चाइना के साथ भारत का व्यापार दोबारा से शुरू हुआ, जैसे लिपुलेख दर्रा हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर नेपाल के द्वारा विरोध किया गया। तो ये कौन कौन से दर्रे हैं? लिपुलेख,
लिपियानधुरा, लिपियानधुरा और काला पानी। तो देखिए ये 3 दर्रों पर नेपाल के द्वारा भारत से विरोध जताया जा रहा है, ठीक है। नेपाल ने विरोध किया है और इसे अपना हिस्सा बताता है। ये तीनों ही दर्रे आपको पता होगा कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ज्ञानवीरों ये हैं उत्तराखंड में, ठीक है, ये हैं उत्तराखंड में। और अभी जो भारत और चीन के मध्य जो व्यापार होगा वो लिपुलेख दर्रे के साथ होगा, जिसका नेपाल ने विरोध किया है। और देखिए 2020 से लगातार नेपाल के द्वारा ये तीनों ही क्षेत्र अपने मैप में दिखाए जा रहे हैं। तो ये पूरा मामला है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 16 से 18 अक्टूबर 2025 तक आयोजित JIMEX 25 भारत जापान समुद्री युद्धाभ्यास में भारत की ओर से किस स्वदेश निर्मित स्टेल्थ फ्रिगेट ने भाग लिया है? राइट आंसर है INS सह्याद्री। INS सह्याद्री शिवालिक श्रेणी का आपको जानना चाहिए, शिवालिक श्रेणी का स्टेल्थ फ्रिगेट है, ठीक है। शिवालिक श्रेणी का है तो INS सह्याद्री, तो आपको याद रखना है। नौसेना अभ्यास है, ये नौसेना अभ्यास है। और समुद्री क्षेत्र में जो है मजबूती लाना, सुरक्षा के क्षेत्र में मजबूती लाना, आपसी सहयोग को बढ़ावा देना, ये इसके उद्देश्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2026 के शीतकालीन ओलंपिक खेलों के मशाल वाहक के रूप में किस भारतीय खिलाड़ी को चुना गया है? यहाँ पर राइट आंसर है अभिनव बिंद्रा, ठीक है, अभिनव बिंद्रा। देखिए ये गेम कहाँ पर होने वाले हैं, तो ये गेम होने वाले हैं इटली के मिलान में, ठीक है, मिलान और कार्टिना पेजो, ठीक है। इन स्थानों पर इटली में शीतकालीन ओलंपिक गेम आयोजित किया जाएगा और अभिनव बिंद्रा भारत की तरफ से मशाल वाहक होंगे। तो आपको ये टॉर्च बेयरर आपको ध्यान रखना है। देखिए आप जानते होंगे बीजिंग ओलंपिक 2010, ठीक है, 2010 में बीजिंग ओलंपिक 2010 में स्वर्ण पदक जीता था एयर राइफल में, ठीक है। बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक किस प्रतियोगिता में? तो एयर राइफल में, ठीक है, एयर राइफल में। और इन्होंने जो एयर राइफल 10 मीटर में इन्होंने निशाना लगाकर ये पदक जीता था। तो आपको ये ध्यान रखना है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेनले एंड पार्टनर्स के ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रेजिलियंस इंडेक्स के अनुसार वर्ष 2025 में सबसे भरोसेमंद और कम जोखिम वाला देश कौन सा रहा है? राइट आंसर है यहाँ पर स्विट्जरलैंड। देखिए स्विट्जरलैंड, इसको सबसे पहले देखिए ये आपको रिपोर्ट भी याद रखनी है, ये रिपोर्ट ध्यान रखना है। स्विट्जरलैंड इस मामले में। और सेकंड नंबर पर देखिए है डेनमार्क, थर्ड नंबर पर आप देखिए है नॉर्वे। तो ये 3 देश आपको ध्यान रखने हैं। और इसके बाद देखिए अगर भारत की बात की जाए कि भारत के अमीर लोग आखिर कहाँ की दोहरी नागरिकता ले रहे हैं या अपने पैसे को सुरक्षित कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा देखिए भारतीयों के द्वारा वो है पुर्तगाल और सिंगापुर। तो ये फैक्ट हो गया, पुर्तगाल और सिंगापुर, ठीक है। अगर वैश्विक रूप से बात की जाए इस रिपोर्ट के अनुसार, तो उसमें स्विट्जरलैंड पहला स्थान है, दूसरा डेनमार्क और नॉर्वे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय में मानद प्रोफेसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है यहाँ पर महेश वर्मा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए ये बात की जा रही है एकनाथ वसंत चिटनिस, आप इनको देख लीजिए, एकनाथ वसंत चिटनिस। आइए इनके बारे में जानते हैं। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव रखने वाले प्रमुख वैज्ञानिकों में से एक थे, बिल्कुल सही बात है। वे डॉक्टर विक्रम साराभाई के करीबी सहयोगी और डॉक्टर APJ कलाम के प्रारंभिक करियर में मार्गदर्शक रहे। नेक्स्ट देखिए, उन्होंने हाल ही में भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। तो ये बात गलत है। यहाँ पर देखिए राइट आंसर है केवल 1 और 2, जो कथन सही है केवल 1 और 2 सही हैं। आखिर इनके बारे में क्यों बताया जा रहा है, तो देखिए अभी 100 वर्ष की आयु में, अभी इनका 100 वर्ष की आयु में कल निधन हो गया, ठीक है, हार्ट अटैक आया इन्हें और निधन हुआ, ठीक है। तो
काफ़ी इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व। तो अगर हम बात करें इनकोस पार, अगर आपको पता होगा, ठीक है, इनकोस कोस पार भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान समिति, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान समिति, ये 1962 में इसे बनाया गया था। तो इसका काम क्या है, देखिए, अनुसंधान समिति जिसे 1962 में बनाया गया, 1962 में, और यही आगे चलकर इसरो के रूप में हम जानते हैं। इसरो का गठन कब हुआ था, तो 1969, 15 अगस्त, ठीक है। तो इस समय इसरो का गठन हुआ था। तो इनकोस पार बताने का मेरा उद्देश्य ये है कि इसमें से एक सदस्य ये चिटनीस साहब भी थे, ठीक है, चिटनीस साहब भी थे, वसंत चिटनीस साहब, जिनका अब हमें निधन देखने को मिला। और देखिए, ये जो समिति थी, डॉक्टर विक्रम भाई साराभाई के पहल पर इस समिति को बनाया गया था। ये उन्हीं की दूरगामी सोच थी जिसकी वजह से आज हम इसरो को देख पा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। अगर आपसे इसरो का मुख्यालय पूछा जाए तो ज्ञानवीरो वो आपको पता होगा कहाँ पर है, तो वो है बेंगलोर में, ठीक है, वो बेंगलोर में है इसरो का मुख्यालय। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बाद किस देश में पहली बार मच्छरों की मौजूदगी दर्ज की गई है, तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर है आइसलैंड, ठीक है। आइसलैंड में पहली बार मच्छरों की मौजूदगी देखी गई, जिसमें दो मादा और एक नर मच्छर मिले। जो इनकी प्रजाति थी वो थी, प्रजाति का नाम था कुलीसेटा एन्नुलेटा, ठीक है, कुलीसेटा एन्नुलेटा इस प्रजाति का नाम हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा रेल स्टेशन जिसमें कुल 44 प्लेटफॉर्म है, किस शहर में स्थित है, राइट आंसर है यहाँ पर न्यूयॉर्क। देखिए, गिनीज बुक में ये वर्ड रिकॉर्ड बना है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। गिनीज वर्ल्ड बुक में ये रिकॉर्ड बना है, ठीक है ना, वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पर दर्ज किया गया है। और देखिए, इसका अगर स्टेशन के नाम की बात करें तो वो स्टेशन का नाम है सेंट्रल ग्रैंड टर्मिनल, ठीक है, सेंट्रल ग्रैंड टर्मिनल इस स्टेशन का नाम है। तो आपको ये ध्यान रखना है, न्यूयॉर्क में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी कंपनी अपने 5 लाख कर्मचारियों को हटाकर कोबोट तकनीकी लागू करने की योजना बना रही है, राइट आंसर है यहाँ पर अमेजन। देखिए, 5 लाख कर्मचारियों की छटनी और उसकी जगह पे ये जो कोबोट है ना, वो रोबोट ही है, उसको नाम कोबोट केवल दिया गया है। तो ये रोबोट ही है, रोबोट पर अब रोबोट से काम लिया जाएगा और इस तरह से अमेजन के द्वारा 5 लाख कर्मचारियों की अपने यहाँ छटनी की जाएगी। मेनली गोदामों में जो काम किया जाएगा उसके लिए ये कोबोट को लाया जा रहा है अमेजन के द्वारा, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अज्ञात शवों की पहचान को आसान बनाने के लिए दिल्ली में एम्स के द्वारा कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है, राइट आंसर है उम्मीद वेब पोर्टल, ठीक है। उम्मीद वेब पोर्टल का जो मेनली उद्देश्य है वो है मॉर्चुरी और डीएनए, ठीक है, डीएनए प्रोफाइल, डीएनए लैब को, देश भर के डीएनए लैब को एक साथ जोड़ना, ठीक है, एक साथ जोड़ना, ये उम्मीद पोर्टल पर किया जाएगा। और इसका देखिए उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य था कि डीएनए के माध्यम से, डीएनए प्रोफाइल के माध्यम से जो अज्ञात शव हैं उनकी पहचान की जा सके, लोगों को बहुत ज़्यादा अलग अलग स्थानों पर भटकना ना पड़े। तो ये मॉर्चुरी और डीएनए लैब को एक साथ जोड़ेगा आपका उम्मीद वेब पोर्टल, ध्यान रखिए, एम्स के द्वारा लॉन्च किया गया है, एम्स नई दिल्ली। नेक्स्ट देखिए, दुबई इस्लामिक बैंक ने हाल ही में अपनी कार्यप्रणाली में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल करने के लिए भारत की किस आईटी कंपनी के साथ समझौता किया है, राइट आंसर है HCL टेक्नोलॉजीज। उनका कहना है स्पष्ट रूप से कि एआई को लाने के लिए उन्होंने HCL के साथ समझौता किया है ताकि लोगों को गुणवत्तापूर्ण सुविधा प्राप्त हो सके। तो दुबई इस्लामिक बैंक, ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सऊदी अरब ने प्रवासी मजदूरों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए किस पुरानी प्रथा को समाप्त किया, राइट आंसर है कफाला प्रणाली। देखिए, 1950 के दशक में क्या हुआ, के दशक में GCC यानी कि
गल्फ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, ठीक है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के द्वारा कफाला प्रथा को लाया गया। कफाला प्रथा एक तरह की आधुनिक दास प्रथा ही है। जो ये आधुनिक दास प्रथा हमें इसमें देखने को मिलता है, और ये कई देशों के द्वारा, केवल ऐसा नहीं है कि सऊदी अरब ने, बल्कि कई देशों के द्वारा, गल्फ कंट्रीज़ के द्वारा इसे लागू किया गया। तो ये लागू ही किया गया था जीसीसी के द्वारा, आपको ध्यान रखना है। और देखिए अभी सऊदी अरब ने इसको समाप्त किया है। मोहम्मद बिन यहाँ के शेख का नाम है मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 के तहत ये सुधार लाया गया है। तो सऊदी अरब के द्वारा इसे समाप्त किया गया। अब जानते हैं कि आखिर ये है क्या, कफाला प्रथा या आधुनिक दास प्रथा ये है क्या। तो देखिए इसमें जो मजदूर हैं, इसमें मजदूर बिना पासपोर्ट जो उनको नियुक्त करता है उनके पास जब्त कर लिया जाता है, यानी कि बिना उनकी अनुमति के उन्हें पासपोर्ट नहीं मिल सकता, वे अपनी जॉब नहीं चेंज कर सकते, वे देश छोड़कर नहीं जा सकते। खास तौर पे इसमें देखिए महिला श्रमिक हैं, उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस तरह से बहुत बड़े शोषण यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं इस कफाला प्रणाली के अंतर्गत, ठीक है। अगर हम भारत की बात करें तो करीब 25 लाख श्रमिक यहाँ पर काम कर रहे हैं, सऊदी अरब में काम कर रहे हैं, जिन्हें अब बड़ी ही संख्या में अब इन्हें लाभ मिलेगा। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर है यहाँ पर जस्टिस प्रतिभा सिंह। देखिए ये जस्टिस प्रतिभा सिंह दिल्ली उच्च न्यायालय में जस्टिस रह चुकी हैं, ठीक है ना, जस्टिस हैं ये, न्यायाधीश हैं दिल्ली उच्च न्यायालय में। तो ये आपको ध्यान रखना है। एशिया और भारत की तो छोड़िए, एशिया के किसी भी व्यक्ति को ये पहली बार पद प्रदान किया गया है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब देखिए विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि WIPO, ये संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में मुख्यालय WIPO। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत का पहला शहर कौन सा बना है जिसने वास्तविक समय बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू की है। रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम। राइट आंसर है चेन्नई। राइट आंसर चेन्नई है। इसका उद्देश्य ये है कि रियल टाइम में लोगों तक जानकारी पहुंच जाए, ठीक है ना, रियल टाइम में डाटा लोगों तक पहुंचे। तो ये पहली बार स्टार्ट किया गया है चेन्नई के द्वारा, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, तो देखिए भैरव बटालियन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये भैरव बटालियन का गठन किया गया, आखिर ये है क्या। तो देखिए भारतीय सेना ने वर्ष 2025 में भैरव बटालियन का गठन किया है। देखिए इसकी घोषणा जुलाई में ही जनरल उपेंद्र द्विवेदी के द्वारा कर दी गई थी, लेकिन अब इसका जाकर के गठन हुआ है। उद्देश्य क्या है, तीव्र हमला अभियानों को अंजाम देना और सीमांत क्षेत्रों में तेजी से प्रतिक्रिया देने की क्षमता को बढ़ाना, ये भैरव बटालियन का उद्देश्य है। भैरव बटालियन भारतीय पैदल सेना के अंतर्गत गठित की गई हैं। आक्रामक रणनीति के तहत इनका संचालन किया जाएगा। इन्हें किन किन चीज़ों से, आधुनिक चीज़ों से सुसज्जित किया जाएगा, तो ड्रोन, कौन सी सुविधा मिलेगी ये ध्यान रखना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI और रियल टाइम डेटा नेटवर्क, ठीक है, और युद्ध क्षेत्र की निगरानी, लक्ष्य और पहचान करने के आधुनिक सेंसर सिस्टम का उपयोग भी किया जाएगा। यहाँ पर देखिए आधुनिक सेंसर सिस्टम अशनि ड्रोन प्लेटून के साथ समन्वय में कार्य करेंगे। तो देखिए भैरव बटालियन, बहुत सारे फैक्ट थे इसमें, इसीलिए क्वेश्चन मैंने सोचा एक साथ इनको दे दिया जाए, ठीक है। तो ज्ञानवीरों देखिए आज का करंट अफेयर यहाँ पर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन आपने अच्छे से सॉल्व कर लिए होंगे, तो कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो फिर कल मिलती हूँ आपसे कुछ नए अपडेट्स के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।